वेलकम टू द टुडेज क्लास। आज बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग जर्नल एंट्रीज एज वेल एज इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज। इम्पॉर्टेंट में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें एग्जाम में एडजस्टमेंट आता ही आता है और कभी कभी तो इन पे फुल फ्लेज्ड 4 to 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी बन जाता है एडजस्टमेंट पे। तो बच्चे घबरा जाते हैं इससे कि वो ये मोस्टली स्किप करके आ जाते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। हम एक के बाद एक 1 by 1 इनको समझते जाएंगे और अब हमेशा कॉन्सेप्ट्स विद लॉजिक एंड एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियोस में आपको बताती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्विकली बिगिन। सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटा क्या होता है कि वो एक्सपेंस होता है जिसका बेनिफिट हम ले चुके होते हैं बट पेमेंट हमने नहीं किया होता, इसीलिए हम इसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नेचर क्या है? क्या ये लायबिलिटी है? क्या ये असेट है? आप बताइए। तो मोस्टली बच्चे इसे या फिर ये एक्सपेंस है। ऑलराइट, तो मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और बोल देते हैं मैम ये तो एक्सपेंस है। और रीजन क्या होता है मैम? इसके नाम के आगे एक्सपेंस जो लिख रखा है। तो बच्चों जब भी अकाउंट्स पढ़नी है उसके नेचर के साथ पढ़नी है, ना कि नाम में कुछ नहीं रखा है, नेचर में रखा है। जिस तरह से इंसान को भी उसके नाम से जज नहीं किया जाता, उसके नेचर से जज किया जाता है, अकाउंट्स में भी हम नाम से ना जज कर उनके नेचर से जज करते हैं। राइट, तो ये एक्सपेंस नहीं है, ये लायबिलिटी है। एक्सपेंस तो तब होता जब ये आउटस्टैंडिंग नहीं होता, बकाया नहीं होता। हमारे वाले केस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है बकाया, तो हमने पे नहीं किया है, तो इसे हम लायबिलिटी मानेंगे क्योंकि फ्यूचर में हमें इसे पे करना है। ऑलराइट, सो डेफिनेशन से अब समझ लेते हैं। An outstanding expense is an expense which is due but has not been paid. Due तो हो गया है but आपने पे नहीं किया है। Alright, so an expense become outstanding when the entity has taken. आपको 2 वर्ड याद रखने हैं बस। कोई भी पूछे बेटा आपसे क्या होता है, आप बेनिफिट ले चुके हो लेकिन पे नहीं करा है। As simple as that. Alright, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, बहुत इजीली समझ में आएगा आपको। टोटल वेजेस फॉर द ईयर इज 12,000 बट वेजेस ऑफ ₹1,000 फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर इज येट टू बी पेड। यानी साल भर की 12,000 की वेजेस बनती थी, लेकिन दिसंबर मंथ में किसी कारणवश 1,000 रुपए पे नहीं हुए, ये पेमेंट करना बाकी है। मैम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग नहीं लिखा, तो बेटा इज येट टू बी पेड तो लिखा है ना। यही वर्ड आप ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स में जब पढ़ना सीख गए ना ढंग से, तो अकाउंट्स इजी हो जाएगी। तो इस ट्रांजैक्शन को ढंग से पढ़ना सीखेंगे तो आपको पता चलेगा छुपा हुआ कि 1,000 रुपए हमने पे नहीं करे। अब 1,000 रुपए पे नहीं करे, हमारी लायबिलिटी है, तो एंट्री क्या होगी? ये बच्चे एंट्री लर्न कर लेते हैं बट आप लोग इसे लर्न नहीं करेंगे क्योंकि हमने लॉजिक के साथ पढ़ना है। वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेजेस अगर सपोज करो मैं पे कर देती तो एंट्री क्या होती? वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेमेंट करना बाकी है, भाई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। लायबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट, और एक्सपेंस बढ़ते हैं, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट एंड एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट। तो इसीलिए वेजेस मेरा खर्चा है, खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट, और लायबिलिटी मेरी क्रिएट हो रही है इसलिए क्रेडिट। अब आगे चल के जब मैं इसे पे कर दूंगी, राइट, तो क्या होगी? लायबिलिटी मेरी कम हो जाएगी और असेट भी मेरा कम हो जाएगा। तो आगे चल के एंट्री क्या होगी? आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। रिपीट करते हैं, 12,000 की थी, 1,000 रुपए हमने पे करना बाकी थे तो मीन्स आउटस्टैंडिंग थे। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी मेरी बढ़ रही थी, लायबिलिटी बढ़ी तो इसलिए क्रेडिट, एंड वेजेस मेरा खर्चा तो था ही, खर्चा बढ़ा था तो डेबिट।
इस तरीके से आप लर्न करेंगे, इस तरीके से आप लर्न एंड समझ के करेंगे लॉजिक के साथ, तो आपके फॉरएवर दिमाग में रिटेन रहेगी। आगे बढ़ते हैं। एक खर्चा आ रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं? मैम एक्सपेंसेस तो समझ में आ रहे हैं, प्रीपेड भी मैम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मोबाइल का रिचार्ज कराते हो आप? मैं पोस्टपेड मोबाइल की बात नहीं कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं प्रीपेड मोबाइल्स की। ठीक है, लेट्स सपोज आपने ₹100 का रिचार्ज कराया। अब मैं बोलूं बेटा ये तो है आपका एक्सपेंस, बट अब बच्चे समझदार हो चुके हैं, वो बोलेंगे मैम ₹100 की बातें क्या एक दिन में कर लेंगे? मैम ये तो अभी हमने खर्चा करा है लेकिन इसका बेनिफिट नहीं लिया है। बिल्कुल बच्चे, आप समझ रहे हैं, आप अकाउंट्स की लैंग्वेज को पकड़ रहे हैं। तो ये एक्सपेंस नहीं होगा, ये प्रीपेड एक्सपेंस कहलाया जाएगा, और इसका बेनिफिट आपने लिया नहीं है, आप ये आगे लेंगे, तो इसीलिए मैं इसे असेट कह सकती हूँ। असेट की डेफिनेशन को क्वालिफाई कर रहा है। जिन चीज का बेनिफिट लेना अभी बाकी है, आपने ₹100 का अपना मोबाइल का रिचार्ज कराया प्रीपेड का, तो ये जो ₹100 होंगे आपके, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस माने जाएंगे और ये असेट होंगे आपके, राइट। तो सिंपल सी डेफिनेशन निकल कर आई यहां से। आइए डेफिनेशन को भी देख लेते हैं हम। Prepaid expenses are those expenses whose benefit has not been taken, but the paid in advance. Simple. बिल्कुल उल्टा है उसका। आउटस्टैंडिंग में क्या था? हमने बेनिफिट ले लिया था बट पेमेंट करना बाकी था। प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्या था? बेनिफिट नहीं लिया था, हमने खर्चे नहीं थे वो पैसे, हमने जस्ट पे किए थे, और इसीलिए उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। सो ये असेट का नेचर होते हैं, दे आर रिकॉर्डेड एज एन असेट एज दे प्रोवाइड बेनिफिट इन फ्यूचर। ऑल राइट, सो एक एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। अ कंपनी साइंस 1 year lease फॉर अ वेयर हाउस ऑन अ रेंट ऑफ ₹50,000 per month रेंट पे, एंड विद एन एनुअल अमाउंट ऑफ ₹6 lakh पेड अपफ्रंट 6 लाख का आपको प्रीपेड एडवांस पे करना है। एडवांस पे करना है तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट हुआ? ये असेट है हमारा, असेट बढ़ते हैं तो डेबिट। ऑल राइट, और टू कैश अकाउंट, पैसे हम पे कर रहे हैं तो असेट मेरी कम हो रहे हैं तो क्रेडिट, लॉजिक के साथ। आगे चल के जब एडजस्टमेंट एंट्री हम पास करेंगे आफ्टर द एक्सपेंसेस कंज्यूम्ड, जब हम टाइम गुजार देंगे, यूज कर लेंगे चीज को, तो रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट। अब तो खर्चा हो गया ना मेरा, अब खर्चा हो गया, खर्चा हो रहा है तो एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, और प्रीपेड रेंट जिस समय असेट क्रिएट हुआ था क्योंकि एडवांस में था, और अब जब हमने बेनिफिट ले लिया तो असेट कम हो जाएगी, असेट कम होती है तो क्रेडिट। लर्न कुछ भी नहीं करना है। ऑल राइट, नेक्स्ट आता है बच्चों अक्रूड इनकम्स। अक्रूड इनकम्स मेरी क्या होती हैं? वो इनकम जो ड्यू तो हो गई हैं बट अभी तक हमारे पास रिसीव नहीं हुई हैं। ऑल राइट, सो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इंटरेस्ट इनकम है। ऑल राइट, आनी इतनी चाहिए थी मेरे पास, लाइक सपोज 24,000, बट मुझे मिली कितनी है? 20,000। तो ये जो डिफरेंस हुआ है 4,000 का, इसे मैं क्या बोलूंगी? अक्रूड इनकम, राइट। और अक्रूड इनकम क्या होती है मेरी? असेट। असेट क्यों बोलते हैं अक्रूड इनकम्स को? क्योंकि इनका बेनिफिट हम फ्यूचर में लेंगे। ऑल राइट, सो accrued income is the income which the company has earned during the accounting year, but the payment for which has not been received in the same accounting year. इसी साल आने थे बट हमें रिसीव नहीं हुए हैं। ऑल राइट, ये हमें शो होती है एज एन असेट इन द बैलेंस शीट में,
लाइक सपोज इस एग्जाम्पल में दे रखा है 30,000 हमारी इंटरेस्ट इनकम थी, जिसमें से 25,000 हमें रिसीव हो गई है, 5,000 इज स्टिल पेंडिंग। और हमारी एंट्रीज जो हम अकाउंट्स बनाते हैं अक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं, ड्यू बेसिस पे बनाते हैं। तो अब एंट्री क्या करेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। अक्रूड इंटरेस्ट मेरा असेट हो गया, ये फ्यूचर में मुझे मिलेगा इसका बेनिफिट, लाइक मुझे आएगी, इस साल नहीं आई बट ये इनकम तो इसी साल की है ना, राइट। तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम से। अगर नॉर्मल एंट्री होती तो यहां पे अक्रूड इंटरेस्ट की जगह क्या आ जाता, बैंक आ जाता अगर नॉर्मल एंट्री होती। बट सिंस हमें रिसीव नहीं हुआ है तो हम इसे क्या कहेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। मेरी असेट है, असेट बढ़ते हैं तो डेबिट एंड इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। अब नेक्स्ट ईयर हम इसकी ऑपोजिट एंट्री कर देंगे, पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। ऑलराइट, नेक्स्ट बढ़ते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। लाइक हमारी इंटरेस्ट इनकम थी, मान लीजिए 24,000, बट हमें मिल कितने गए 28,000। तो ये जो डिफरेंस है 4,000 का, इसे हम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसका अभी हमने ये हमें बिना काम करे, अभी हमने सर्विसेज नहीं दी हैं बट हमें एडवांस में रिसीव हो चुकी है। अगर हम सर्विसेज दे देते तो ये मेरी इसी साल की इनकम में आती, बट सिंस हमने अभी सर्विसेज नहीं दी हैं तो ये हमारी जाएंगी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एंड ध्यान रखिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मेरी इस साल की इनकम नहीं है, ये मेरी अगले साल की इनकम है, तो इसे हम एज एन लायबिलिटी शो करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज अनअर्न्ड इनकम, आपने कमाई नहीं है। However, the benefits are yet to be provided. आपको अभी भी कोई भी तरह का बेनिफिट या आप सर्विसेज मान लीजिए, गुड्स मान लीजिए आपको देने बाकी हैं, तो इट बिलोंग्स टू फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड एंड स्टिल टू बी अर्न्ड। सो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। Let us assume in the month of March 10,000 are received in advance for the rent. The rent actually belongs to the month of April. Right, हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को और हमें 10,000 मिल चुके हैं इस साल, और ये इस साल की इनकम नहीं है, ये हमारे फ्यूचर अकाउंटिंग ईयर की इनकम है। तो इसको हम कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेंगे, पैसे मिल गए बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ध्यान रखिए बेनिफिट अभी मिला नहीं, दिया नहीं है तो हमारी लायबिलिटी होगी, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू रेंटल इनकम, राइट। जब ये हमारी एक्चुअल में इनकम बन जाएगी नेक्स्ट ईयर, ये वाली एंट्री हमारी होगी नेक्स्ट ईयर फ्यूचर अकाउंटिंग ईयर में। फ्यूचर अकाउंटिंग ईयर में ये उस साल की इनकम मानी जाएगी। तो फिर एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी कम हो जाएगी डेबिट टू रेंटल इनकम अकाउंट। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी डाउट्स हो और भी आपको कोई टॉपिक्स आपको समझ नहीं हो जो कंफ्यूजिंग रहते हो तो प्लीज कमेंट करिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। और मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखिए, उसमें भी प्रॉपर आपको दे रखा है सब कुछ। तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।